मिस्टर किसिंगर जानना चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंट निक्सन फोन लाइन पर आए तो क्या वो आपको मैडम कहकर संबोधित कर सकते हैं? ठीक है, जी। 1 मिनट। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। दोस्तों, ये बात है इंदिरा गांधी की। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने उड़ीसा में एक रैली के दौरान ये बातें कही थी। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि वे पहले ही जान गई थी कि डेथ वाज सून अप्रोचिंग हर। दोस्तों, इस स्पीच के अगले ही दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को ही देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नई दिल्ली में एसेसिनेट कर दिया गया और देश की आयरन लेडी को मारने वाला और कोई नहीं, उनके 2 खुद के बॉडीगार्ड थे। जी हाँ, बीएन सिंह और सतवंत सिंह। यही 2 बॉडीगार्ड थे जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 को पीएम इंदिरा गांधी ब्रिटिश एक्टर पीटरसन इंस्टीट्यूट से मिलने जा रही थी, जो आयरिश डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू लेने जा रहे थे। उनके बाद 2 स्टैटिक बॉडीगार्ड जो उनके ट्रस्टेड बॉडीगार्ड थे, बीएन सिंह और सतवंत सिंह, उनके लिए गेट पर ही इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही मिसेस गांधी ने गेट को क्रॉस किया, वैसे ही उनके बॉडी गांधी ने उनके ऊपर, जो गांधी हैं इंदिरा गांधी, उनके ऊपर गोलियों से बौछार कर दिया। वे लगभग 9:30 बजे तक एम्स में उनको ले जाया गया। उनके साथ सोनिया गांधी मौजूद थी, लेकिन राजीव गांधी कोलकाता में थे। डॉक्टरों ने जब उनका ऑपरेशन स्टार्ट किया तो ऑपरेशन करने पर उन्हें पता चला कि उन्हें 33 बुलेट्स लगी हैं, जिनमें 23 उनके बॉडी के अंदर चली गई थी। और वहीं प्रधानमंत्री के हाउस पर जो बीएन सिंह थे, जो कि आईटीबीपी की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वो वहीं मारे गए, तथा सतवंत सिंह को उनके दूसरे बॉडीगार्ड ने अरेस्ट कर लिया। उसी समय 2:30 बजे इंदिरा गांधी की आखिरी सांस ली। 6:45 पर उनके बेटे राजीव गांधी ने ये जो खबर है उसको पा करके कोलकाता से दिल्ली आ गए। उन्होंने देश के 6th प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया। करीब 8 बजे दूरदर्शन पर पूरे देश के सामने टेलीकास्ट कर दिया गया कि अब इंदिरा गांधी जीत नहीं रही। इससे पूरे देश में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होने लगा। सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली की राजधानी दिल्ली में लिखी गई और इस राइट्स में 3000 से भी ज़्यादा इनोसेंट सिखों की जान चली गई। वन मीडिया ने इंदिरा गांधी के एसोसिएशन की रीजन से जानने के लिए सवालों की बरसात शुरू कर दी, लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थी, जिसके चलते इस इवेंट्स में ऐसा हुआ। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इवेंट्स को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे इस ब्रूटल एसोसिएशन का इंडिया सोसाइटी पर और पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि ब्रिटिश रूल में चल रही रिलीजियस, एथनिक, कल्चर, इन सारे फंक्शंस को कैसे ख़त्म करें और इन फंक्शन को ख़त्म करने के बाद कैसे हम एक यूनाइटेड इंडिया बनाएं। ये जो मिशन था उनका, ये बड़ा ही चैलेंजिंग रहा है। उसी तरह उनकी डॉटर इंदिरा गांधी को भी 1966 में जो अपनी सत्ता में आई, अपने पावर में आई, तो उनके सामने भी यही सारी चैलेंज थे। उनका पॉलिटिकल कैरियर एक रोलर कोस्टर की तरह था, जिसमें 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुआ, जिसमें इंडिया की जीत हुई। उन्हीं के समय में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे सफलतापूर्वक काम किए गए, जो कि हमारे देश को खाद्यान्न और सारी सुविधाओं में अपने आत्मनिर्भर बनाया। उसके साथ ही साथ
उन्होंने आपातकाल भी लगवाया और साथ में उन्होंने ब्लू स्टार जैसे एक क्रिटिकल चैलेंज को भी फेस किया। उनकी ऑथराइजेशन पॉलिसी से उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा लाए गए एक्सटेंसिव सोशल प्रोग्राम हमेशा ही तारीफ के पात्र बने रहे। 1970 में जो उनका काल था वो इंदिरा गांधी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काल था। उन्हीं के समय में बढ़ती हुई बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और 1971 में हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी की इलीगल विक्ट्री ने उनके खिलाफ पूरे देश में एक प्रोटेस्ट जैसा माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने अपनी गिरती पॉपुलैरिटी और बढ़ती इलीगेशन के चलते काफ़ी लोगों को अरेस्ट करवाया। जब ये साबित हो गया कि उन्होंने अपने सांवैधानिक पावर का मिसयूज किया है और वे गलत तरीक़ों से इलेक्शन को जीतने की कोशिश की हैं, तो कोर्ट ने उनकी पॉलिटिकल पावर को लिमिट करने की कोशिश की, जिसके चलते वे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 25 जून को 1975 को आपातकाल लगा दी। इसके कुछ दिनों के बाद 1977 इलेक्शन में जब वो हार गई, लेकिन 1980 में वो एक बार फिर पॉपुलैरिटी के साथ प्रधानमंत्री बनती हैं। ये तो एक झलक हुई उनके मेन पॉलिटिकल करियर की, लेकिन इसके अलावा भी देश में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसका डायरेक्ट लेना देना मिसेज गांधी के एसोसिएशन में से था। इंदिरा गांधी के एसोसिएशन में कुछ समय पहले से ही देश में राष्ट्रवाद और जातिवाद को लेकर के आपस में कुछ बैटल चल रही थी। अगर स्पेशली बात करें तो पंजाब में सिख कम्युनिटी के कुछ लोग अपना अलग स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वे हिंदू बहुसंख्यक के द्वारा मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं और हिंदू मेजॉरिटी होने के चलते अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है। भारतीय राष्ट्रवाद से इंस्पायर होकर स्वतंत्रता के बाद से ही ये लोग खुद का एक सिख नेशन बनाना चाहते थे। साथ ही साथ उनको ये भी भरोसा था कि जो गवर्नमेंट है वो उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन इसका अपोजिट हुआ। इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी सिख नेशनलिज्म से हिंदुओं और सिखों के बीच बढ़ रहे टेंशन के बीच एक टफ स्टैंड लिया। 1970 और 80 के बीच यह मूवमेंट जब एक्सट्रीम पर पहुंच गया और खालिस्तान की मांग उठने लगी, जिसकी शुरुआत जनरल सिंह भिंडरवाला ने की थी, और इन्होंने एक इंस्पिरेशन मिली कि भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल जो सिख राष्ट्रवाद को रिप्रेजेंट करेगा। जो अकाली दल पार्टी की बात हो रही थी वो कुछ इस तरीके से उसका चिन्ह था, खालिस्तान का जो भी चिन्ह था वो ये था। जो दशक था वो 1970 से 80 के बीच का दशक था और ये था इंडिया की। भिंडरवाला ने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट और दूसरे समुदायों के खिलाफ वायलेंस, मर्डर, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। इसी के चलते पूरे देश में एक डर का माहौल फैल गया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिख के गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया। तब इसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, जिससे उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। और इसका मकसद था कि गोल्डन टेम्पल में स्थित आतंकवादियों को खत्म करना और गोल्डन टेम्पल को मुक्त करवाना। इसके बाद जून 1984 को इंदिरा गांधी ने आर्मी को गोल्डन टेम्पल पर रेड करने के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑपरेशन पूरा एक वीक तक चला था। इस अटैक में मंदिर को भारी क्षति का नुकसान पहुंचा। मंदिर को नुकसान पहुंचने के साथ साथ कई आने वाले भी चोटिल हो गए और कईयों की तो जान गंवानी पड़ी, जिसमें भिंडरवाला भी एक था। और इसके बाद देश में वायलेंस की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि बीएन सिंह जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, जिसका ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ वो लगभग 20 वर्षों तक काम किया। इसके चलते उन पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनका ट्रांसफ़र नहीं किया। उनका मैसेज ये भी देना था कि वे देश को अपनी पर्टिकुलरली कि सिख समुदाय को ये दिखाना चाहते थे कि सिख समुदाय अब भी उनकी ट्रस्ट करती है, सिख समुदाय पर वे अब भी ट्रस्ट करती हैं। उनकी जरा सी गलती उनकी जान ले बैठी। उनकी जरा सी गलती की सज़ा उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर थे जो इंदिरा गांधी की हत्या का कारण समझते हैं। दोस्तों, कई लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी की डेथ के पीछे गवर्नमेंट ने कुछ मेंबर भी शामिल थे। इंदिरा गांधी की डेथ के पीछे कुछ लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट के कुछ मेंबर भी शामिल हैं, और इसके इंक्वायरी के लिए सरकार ने ठक्कर कमीशन बनाया और गांधी के पीछे छुपे एंगल को पकड़ना था।
लेकिन ठक्कर रिपोर्ट ने निडिल ऑफ सस्पिशन के जरिए आर के धवन की तरफ पॉइंट किया। आर के धवन इंदिरा गांधी के क्लोज थे, वे इंदिरा गांधी को हटाना चाहते थे और उन्होंने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया मारने के लिए, ऐसा ठक्कर रिपोर्ट निडल ऑफ सस्पिशन के जरिए कह रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमीशन इस क्लेम को ना तो साबित कर पाई और ना ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर पाई। दूसरी कंट्रोवर्सी थ्योरी ये है और व्यक्ति से जुड़ी हुई है और वो है जगदार सिंह। वो भी इस सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, लेकिन उनके ऊपर लगा यह आरोप इसलिए हटा लिया गया क्योंकि वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। खैर, कंक्लूजन की बात करें तो खैर असल में गिल्टी कोई भी हो, लेकिन ये चीज़ गौर करने वाली है और वो ये कि किसी कैसे एक पॉलिटिकल डिमांड के जरिए दो रिलीज के बीच इतना भयानक पॉलिटिकल रूप ले लिया। इस घटना के बाद कैसे पूरे देश में एक हाहाकार सा मच गया। जो लोग इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे वे लोग सिखों के घरों को नष्ट करने लगे और राजू की गवर्नमेंट की कानूनी व्यवस्था भी उन्हें कोई मदद नहीं कर पाई। धीरे धीरे दोनों रिलीजियस के बीच दंगे बढ़ने लगे और कई मासूम लोगों की जान चली गई। हालांकि 2018 में आई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने दंगा भड़काने वाले सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा दे दी। अब बस वीडियो में इतना ही, आगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।